नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा। और दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज चल रही है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसमें आप सभी का बहुत ही प्यार हमें मिला है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, आज हम इसी अधिनियम के अध्याय 7 की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों बताया गया है वित्त लेखा और संपरीक्षा। इसमें दोस्तों धारा 32 कहती है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान। उपधारा 1 कहती है केंद्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। यानी कि दोस्तों, केंद्रीय सरकार का जो रोल धारा 32 की उपधारा 1 में हमें देखने को मिल रहा है, और इसकी दोस्तों उपधारा 2 कहती है आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और ऐसी राशियां उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अनुदानों में से संदेह व मानी जाएगी। यानी कि दोस्तों, इसमें हमें पूर्णतः यह समझ में आ जाता है कि केंद्रीय सरकार आयोगों को चलाने के लिए उसमें जो भी राशियों का आवंटन होता है वो करेगी, और माननीय आयोग उसको विधिवत ढंग से कैसे कैसे उसको यूटिलाइज करना है, किस प्रकार से आयोग को चलाने के लिए जो खर्चे हैं उसको चलाना है, इस संबंध में दोस्तों हमें धारा 32 में बताया गया है, जो कि केंद्रीय सरकार के द्वारा मुख्य तौर पर भूमिका के रूप में हमें बताया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 33 की। धारा 33 में बताया गया है राज्य सरकार द्वारा अनुदान। यानी कि दोस्तों, इसके अंदर जैसे पहले बताया गया केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, अब इसके अंदर राज्य सरकार द्वारा अनुदान किस प्रकार से होगा इस संबंध में बताया गया है, जिसकी दोस्तों उपधारा 1 कहती है राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। यानी कि दोस्तों, इसमें जो भी अनुदान है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है, उसी संबंध में बताया गया है। उपधारा 2 कहती है राज्य आयोग अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और ऐसी राशियां उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेह व मानी जाएगी। यानी कि दोस्तों, राज्य आयोग को भी एक शक्ति दी गई है कि जो भी खर्चे होंगे, जो भी आयोग को चलाने के लिए जरूरी चीजें हैं, उसके लिए माननीय राज्य आयोग को शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 34 की, लेखा और संपरीक्षा। इसकी उपधारा कहती है आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करे। उपधारा 2 कहती है आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदेह होगा। तो यानी कि दोस्तों, धारा 34 में लेखा और संपरीक्षा के बारे में मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और दोस्तों, उपधारा 3 कहती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं, और विशिष्टतया उसे बहियां लेखे संबंधित वाउचर
तथा अन्य दस्तावेज और कागज पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। यानी कि दोस्तों देखिए, उपधारा 3 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों के संबंध में भी बताया गया है। और दोस्तों उपधारा 4 कहती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केंद्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उनके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। यानी कि दोस्तों देखिए, उपधारा 4 में केंद्रीय सरकार और दोस्तों संसद के सदन के संबंध में बताया गया है, उसमें उनकी भूमिका के संबंध में बताया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 35 की, राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा। उपधारा 1 कहती है, राज्य आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करे। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदेह होगा। और दोस्तों धारा 3 कहती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां लेखे संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज पत्र पेश किए जाने की मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। और दोस्तों धारा 4 कहती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। यानी कि दोस्तों देखिए, जो राज्य सरकार है, धारा 35 के अंदर राज्य सरकार, और जो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें विधानमंडल, और इसके अंदर हम बात करेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यानी कि दोस्तों ये सभी मिलकर के जो भी संबंधित चीजें होंगी, लेखा से संबंधित होंगी, इनकी संपरीक्षा से संबंधित होंगी, इसको तैयार करेंगे ताकि इसके अंदर एक पारदर्शिता रहे। तो दोस्तों ये पूरा जो हमने ये धारा 35 के संबंध में आपको बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य के स्तर पर है ये। तो दोस्तों इसको हमें जानकर समझकर इसको आत्मसात करके कुछ हमें ये समझने की भी कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कार्य करता है। तो दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। और दोस्तों बस मैं फिर से पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा जो YouTube चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सके और एक खुशहाल जीवन जी सके। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।